नमस्कार। चल रहा है आजकल G20 की समिट और G20 की समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले थे। हालांकि शी जिनपिंग के साथ अभी तक कोई वन ऑन वन मीटिंग हमें दिख नहीं रही है और ऑन द कार्ड्स या एजेंडा में भी नहीं है, लेकिन बाकियों के साथ हुई है, मीटिंग्स हुई हैं। बाइडेन के साथ बातचीत चल रही हुई है, ऋषि सुनक के साथ बातचीत हुई है, वन ऑन वन मीटिंग्स भी चल रही हैं। एक चीज शी जिनपिंग को इग्नोर करना टफ हो जाएगा इस पर, क्योंकि अगली बार हम ही होस्ट हैं और शी जिनपिंग को 2 बार हम अपने कंट्री बुलाएंगे, 2 बार होस्ट करेंगे, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में और एक बार G20 के समिट में। तो शी जिनपिंग को बुलाना है तो इग्नोर नहीं किया जाएगा। शी जिनपिंग से बात अभी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के डिनर पे हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, दुआ सलाम या हाथ मिला के बातचीत जो भी हल्की फुल्की, लेकिन वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगली बार बुलाना है और अपनी समिट में आपको करना है तो कहीं ना कहीं कंसेशन देने पड़ेंगे। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े अच्छे पत्ते खेले हैं और नेक्स्ट टाइम हमें क्या उम्मीद है इससे, इस पर ही बात करते हैं मुक्तदर खान साहब से। डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं, डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में और अपना एक चैनल चलाते हैं कन्वर्सेशंस। सर बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। सर पहली चीज कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी, अभी हम लोग इसकी प्रेसिडेंसी लेने वाले हैं और इसके साथ साथ कई और प्रेसिडेंसीज भी, 3 अभी आ रही, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी आएगी और ये भी आएगी हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी। तो एक सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर जिसे बोले, हम अपनी एसर्ट तो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से क्या उम्मीद है? जी रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके शो पे। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल और वणक्कम। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया इज क्लियरली राइजिंग बिग टाइम और पिछले 4-5 साल में तो इंडिया की इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रही है फॉर मेनी रीजंस। और इसके 3 बहुत इम्पोर्टेंट रीजंस है। वो है नंबर 1, एक कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, बिकॉज इट हैज रीच्ड ए सर्टेन क्रिटिकल पोजीशन, तो इट हैज नाउ ए लार्ज मिडिल क्लास। तो इस लार्ज मिडिल क्लास के वजह से इट्स ए मार्केट। तो हर चीज यहाँ पर मैं पढ़ रहा था जब अमेरिका आया था कि जब अमेरिकन्स को पता चला कि चाइना का पॉपुलेशन 1 बिलियन का है तो हर बिजनेसमैन की राल टपकने लग जाती। अरे मैं अगर चाइना को 1 बिलियन पेन्स बेच दूं तो मैं आई बिकम ए बिलियनर। तो अब वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन इंडिया के साथ भी हो रही है कि इंडिया हैज ए परचेजिंग पावर, क्योंकि इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, तकरीबन 200-300 मिलियन की मिडिल क्लास है, विच इज बिगर देन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस। तो अगर आप पॉपुलेशन में ले लिए तो इंडिया, चाइना, फिर इंडिया की मिडिल क्लास आ जाएगी एज द 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो उससे इट इज एन अट्रैक्शन फॉर पीपल हु वांट टू सेल थिंग्स टू इंडिया। दूसरी चीज ये है कि इंडिया is both a big economy and a military power. So in that sense, India comes in the category of America or China. अगर आप रशिया को ले लें, रशिया मिलिट्री पावर है बट इट्स नॉट एन इकोनॉमिक पावर। पॉपुलेशन भी उसका बहुत छोटा है, उसकी इकोनॉमी इज हाफ द साइज ऑफ इंडिया। 1.7 1.8 बिलियन है, टेक्सास की उतनी इकोनॉमी है रशिया की। तो बिकॉज इंडिया इज बोथ एन इकोनॉमिक पावर एंड ए मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर है, जापान की बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी की भी है, बट दे आर नॉट न्यूक्लियर पावर्स। सो दैट्स द रीजन व्हाई इंडिया हैज बोथ हार्ड पावर। तो हार्ड पावर तो है इंडिया के पास। तीसरी चीज ये है कि इंडिया हैज दिस मैसिव डायस्पोरा जो हर जगह है। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ ही गेव ए बिग एड्रेस एट G20, बट बाली में जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पे भी दिए, जहां बहुत बड़ा डायस्पोरा है इंडिया। और बाली जैसे मुल्क में 2 किस्म का डायस्पोरा है, एक जो इंडियंस वहां जाकर काम कर रहे हैं और एक जो वहां सदियों से बसे हुए हैं, जो हिंदू डायस्पोरा है, जो मुस्लिम डायस्पोरा है। सो इंडिया हैज दिस ह्यूज रीच और जहां जहां भी इंडियंस हैं दे आर डूइंग वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड। ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है, ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को थ्रू इंडियंस हु लिव इन देयर कम्युनिटीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए, आप ऋषि सुनक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के,
फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी इंडियन है। तो इस तरह की जो इंडियन डायस्पोरा है उससे इंडिया का सॉफ्ट पावर भी काफी ऑलरेडी था पहले और अब भी बढ़ रहा है। सो दीज आर एन इम्पॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट्स जिसके वजह से इंडिया को इतनी इज्जत इंटरनेशनली मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 4-5 साल पहले आई रियली ट्रैवल्ड द मिडल ईस्ट क्वाइट अ बिट टू डू रिसर्च ऑन सूफिज्म। तो मैं एक जगह गया था टर्की में, जो बहुत सारे लोग थे, 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो क्लोज टू द स्पीकर जो शेख थे, लेकिन वो बात गई उनको थ्रू पीपल के देर इज समबडी फ्रॉम इंडिया। तो के हिंदुस्तान कह के वो उठ के आके मुझसे मिल गए, नॉट बिकॉज ऑफ मी और माई स्टैचर बट बिकॉज एंड ओनली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम इंडिया। इजिप्ट में भी इस तरह का काफी, so there are many places in the world, यूरोप में भी अब इंडियंस की काफी रिस्पेक्ट होने लगी है एंड इंडिया इज बिगिनिंग टू यूज दिस। मतलब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अब इंडोनेशिया की जो मीडिया कवरेज कर रही होगी, इट इज नॉट ओनली कवरिंग G20 बट इट ऑल्सो कवरिंग मोदीज इंडियन डायस्पोरा इवेंट। तो और उससे एकदम सडन अवेयरनेस हो रहा कि how India is deeply involved in Indonesia's economic development, इंडोनेशिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलप। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट पावर। और जहां G20 का सवाल है नेक्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू लीड SCO भी, G20 भी, सिक्योरिटी काउंसिल में भी। सो इन ए सेंस इंडिया को दो चीजें होने वाली है। एक, इंडिया इज गोइंग टू गेट ए टेस्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। तो थोड़ा मजा चखेंगे कि ग्लोबल लीडरशिप, बट इट इज ऑल्सो ए टेस्ट। टेस्ट ये है कि हाउ विल इंडिया परफॉर्म, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शी जिनपिंग इंडिया आए फॉर बोथ द इवेंट्स, SCO के लिए भी और G20, बिकॉज चाइना इज एन इम्पॉर्टेंट। हमें आजकल इंडिया के लोग चाइना को स्मॉल ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसा कि इट इज नथिंग। दे आर रॉन्ग। चाइना इज द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, इंडिया से 3 गुना बड़ी इकोनॉमी है, $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अभी भी। और ऐसा एक दिन में नहीं गायब हो जाएंगे $17 ट्रिलियन। इट्स ऑल्सो ए मेजर पावर। चाइना का डिफेंस बजट इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। सो इट्स ए मेजर कंट्री एंड इंडिया के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफ इट इज होस्टिंग ए ग्लोबल इवेंट, अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप, यूरोपियन यूनियन, व्हेन इट इज G20, ये सारे मेजर प्लेयर्स प्रेजेंट है, तब इंडिया का एजेंडा विल बी ग्लोबल। अगर मेजर पावर्स अगर नहीं आए तो देन इंडिया एजेंडा विल बी लिमिटेड। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि देखना, आप दोनों इवेंट्स में आएंगे शी जिनपिंग इंडिया को। जब इंडिया वाज अनाउंस एज प्रेसिडेंट फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मुबारकबादी शी जिनपिंग ने दी इंडिया को। दिस वाज इन समरकंद। सो और ये जो मीटिंग हुई है, ये जो इट इज नॉट एन एक्सीडेंटल मीटिंग, ये मैं आपको साफ बता रहा था। ये जो डिनर पे जो कल हुई है मीटिंग बाली में, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड रहता है। पहले से दोनों साइड के लोग वुड हैव डिस्कस्ड इट एंड दे वुड गो। लेकिन आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस, बट यूट्यूब पे बास चैनल्स और खाली वो क्लिप्स लगाए हैं जहां मोदी की मुलाकात बाइडेन से हुई, मोदी की मुलाकात ऋषि सुनाक से हुई, मोदी की मुलाकात विद शी जिनपिंग। आप नोटिस करें, इन ऑल दोस मीटिंग्स मोदी इज टॉकिंग। हैव यू नोटिस कि मोदी इज टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाइडेन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है। ही इज द वन टॉकिंग। सो आई हैव अ फीलिंग कि ही इज मोर प्रिपेयर्ड फॉर दीज मीटिंग्स देन दे आर, कि ही हैज समथिंग टू। तो हमारे पास, हम लोग कभी लोगों को कहते हैं या स्टूडेंट्स को कि यू शुड हैव अ एलिवेटर पिच। आपने सुना होगा फ्रेज एलिवेटर पिच। लेट्स से कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और किस्मत से आप एलिवेटर में अपने CEO के साथ है। नाउ यू हैव 10 सेकेंड, 15 सेकेंड है आपके पास, ऊपर से नीचे आएगा, फिर CEO आपका चले जाएगा, फिर हो सकता है आप कई साल तक फिर ना मिले। तो इन 15 सेकेंड्स में व्हाट कैन यू से टू हिम दैट विल इम्प्रेस हिम एंड एडवांस योर करियर? तो आई थिंक एवरीबडी हैव दिस एलिवेटर पिच, उनके दिमाग में रेडी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मोदी इज कमिंग विद दिस एलिवेटर पिच इज रेडी। जैसे मुलाकात होती है, इज एंगेजिंग, बिकॉज यू कैन सी शी जिनपिंग
और बाइडेन दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे. सो यू कैन सी कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, टेम्परेचर कैसा है, इस तरह की बात नहीं थी. देयर वर सम वेरी क्रिटिकल सीरियस पॉइंट्स ही वाज रेजिंग. सो आई थिंक इंडिया का टेस्ट भी रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ एजेंडा इट सेट्स. इंडिया का जो G20 का एजेंडा है, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट द 3 सेशंस जो मोदी अब अटेंड कर रहे हैं. मोदी in Bali is focusing on 3 things: digital transformation, health और सप्लाई चेन्स के इश्यूज, राइट. तो ये 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं वो. और मुझे लगता है कि G20 का एजेंडा में भी दीज आर द मोर क्रिटिकल थिंग्स दैट इंडिया. हाँ, फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर, ये जो 3 Fs है, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, और एनर्जी ऑब्वियसली, और फिर ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे इंडिया की स्ट्रेंथ है. इंडिया कैन रियली हेल्प द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जिस तरह से जयशंकर ने कहा था कि इंडिया विल बिकम द वॉइस G20 में फॉर द ग्लोबल साउथ. देखिए, G20 एक एलीट क्लब है. इट इज लाइक एलीट क्लब है जिसमें टॉप 19 कंट्रीज और यूरोपियन आता है. ये टॉप 20 जो है, it's kind of odd. It's not the top 20 economies, top 19 countries plus European Union है. और उसमें डबल मेंबरशिप है. फॉर एग्जांपल, जर्मनी comes as an independent country and also as European Union. तो ये जो 20 countries हैं, they control nearly 70-80% of the global GDP. Population भी बहुत ज्यादा है. तो ये ग्लोबल पॉलिसीज बना लेते हैं विदाउट कंसल्टिंग द रेस्ट ऑफ द 170-180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और वो 180 कंट्रीज, क्योंकि वो गरीब हैं, उनको विदाउट रिप्रेजेंटेशन दे हैव टू फॉलो दीज पॉलिसीज जो यहाँ से आ रहे हैं. सो देयर इज नो वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ. श्रीलंका के लिए कौन बोल रहा है? नेपाल के लिए कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के लिए कौन बोल रहा है? इंडिया बोल रहा है. एग्जैक्टली. सो इंडिया इज गोइंग टू स्पीक फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज विच आर एक्सक्लूडेड. हालांकि देयर आर अदर, जैसा कि इंडोनेशिया थी. इंडोनेशिया ने ये बात नहीं उठाई कि वी विल स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ. हालांकि इंडोनेशिया बिलोंग्स टू द ग्लोबल साउथ. इट इज इन द टॉप 20 इकोनॉमीज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन जैसा इंडिया है. तो आई थिंक G20 में मेरे ख्याल से इंडिया विल ऑल्सो इनवाइट मोर कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ एंड विल ऑल्सो हैव उनके जो कंसर्न्स है. मोदी का अगर आप स्पीच देखें तो इन द बिगिनिंग ही उन्होंने फूड शॉर्टेजेस की बात कर दी कि पीपल आर स्टार्विंग इन द पुअर कंट्रीज, उनकी इकोनॉमीज पे असर हो रहा है. सो ही इज, मतलब दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्पीकिंग फॉर द ग्लोबल साउथ बिकॉज उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों में लोग भूखे मर रहे हैं. देन ही आल्सो सेड कि इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है. सो ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज व्हिच आर सफरिंग फ्रॉम फूड शॉर्टेजेस, अफ्रीका में जो है. सो इंडिया हैज अ चांस, मतलब टू बिकम द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, बिकॉज चाइना वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड. तो वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा हो जाएगा. It doesn't want to be seen as a third world country, right? So India has a chance, and G20 में it can establish that. अच्छा सर, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि जो भी पूरा गेम हमें दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये G20 है, ये UN को कहीं ना कहीं शैडो कर रहा है? इनफैक्ट आई एम ग्लैड आपने पूछा है, क्योंकि मैं मोदी जी की स्पीच में देख रहा था. इन द ओपनिंग ही मेड दिस कमेंट कि हमारे जो दुनिया के प्रॉब्लम्स है, पैंडेमिक, कोविड, ये जंग, ही एक्चुअली सेड कि UN हैज फेल्ड एंड G20 शुड देयरफॉर स्टेप अप. और फिर उसने एक चमाटा भी लगा दिया कि हमने वी हैव फेल्ड टू रिफॉर्म आल्सो. तो इंडिया को बहुत शिकायत है ना कि UN के रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, ताकि फिर इंडिया गेट्स परमानेंट मेंबरशिप और वीटो वगैरह. तो ये बात इससे पहले तो नहीं आई थी, वेयर नो वन सॉ G20 एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द UN. देखिए, UN एक इदारा है. UN इज एन इंस्टीट्यूशन. उसका ऑफिस है, उसका जनरल सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर्स है, और सारी दुनिया के कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स. सो दैट्स व्हाई UN हैज अ लेजिटिमेसी, बिकॉज वहां पे जिम्बाब्वे भी आता है, वहां पे फिजी भी आ जाता है, राइट, और अमेरिका भी होता है. G20 इज लाइक आई सेड छोटा सा क्लब है. इनकी कोई बिल्डिंग भी नहीं है. अगर आप G20 को खत लिखना चाहें तो कहाँ भेजेंगे? देयर इज नो एड्रेस फॉर G20. वो हर साल शिफ्ट हो जाता है एड्रेस. अगले साल, मतलब 1
नवंबर से 1 दिसंबर से वो इंडिया है, और फिर नेक्स्ट 1 दिसंबर से तो नेक्स्ट कंट्री हो जाएगा. So, but he's asking G20 to step up where the UN has failed. और UN has failed security wise. यूक्रेन की, रशिया की जंग नहीं रुक सका, नंबर 1. नंबर 2, कोविड का जो पैंडेमिक था वहां पे फेल हो गया यूएन. नंबर 3, फूड सिक्योरिटी के मामले में भी. तो हर मामले में यूएन इज फेलिंग. सो हाउ कैन G20 अचीव दैट जो यूएन फेल कर रहा है? दैट इज द क्वेश्चन दैट comes up. And अगर India is going to raise this issue, then at some forum somewhere एक डिटेल्ड आंसर इंडिया को देना चाहिए कि हाउ दे सी G20. तो मेरे ख्याल से जो ओपनिंग स्पीच होंगी या नरेंद्र मोदी या जयशंकर की इन इंडिया में. बट एक चीज और देखें रोहित साहब, जो इंडिया का समिट होगा उसके बाद विद इन ए वीक इंडिया विल सीज टू बी इन चार्ज ऑफ द सेशन, राइट? तो सारा काम जो होना है आज से लेकर जब तक होना है, जब तक समिट हो रहा है, तो दैट इज वेयर द रियल वर्क विल हैपन, not afterwards, क्योंकि then the presidency will shift. So the key question is कि बात लोगों मतलब the estimates है कि इंडिया में 500 मीटिंग्स होंगे इस साल में. About 500 working meetings of various aspects of G20 and SCO at different levels, ministers level, treasury levels, foreign ministers level, assistant secretaries. तो जो lower ब्यूरोक्रेसीज है उनके कई वर्किंग ग्रुप्स वगैरह एस्टैब्लिश हो जाएंगे, जो अनफॉर्चुनेटली मीडिया उन पे उतना अटेंशन नहीं देता. बेसिकली दे विल बी कवर्ड बाय जो स्कॉलर्स उसको स्टडी करते हैं वो स्पेसिफिक फील्ड. फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल पे कई मीटिंग्स होंगे, ग्रीन एनर्जी पे कई मीटिंग्स होंगे, राइट, जिसमें स्टेक होल्डर्स आएंगे, पॉलिसी मेकर्स भी आएंगे, इकोनॉमिक. तो ये जो छोटे छोटे 500-600 मीटिंग्स होने वाले हैं इंडिया में, दैट विल एस्टैब्लिश इंडिया. इमेजिन कितने लोग आएंगे दुनिया से फॉर ऑल ऑफ दीज मीटिंग्स, राइट? जो एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड हु आर इन यूरोप, इन फार एशिया, जो अगर इंडिया के बारे में सोचते हैं तो खाली वेकेशन पे ताजमहल के लिए आना चाहते हैं, बट नाउ दे आर कमिंग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज. अगर वो एनवायरनमेंट के लिए भी आ रहे हैं, वो दूसरी चीजें भी देख सकते हैं. सो फॉर इंडिया दिस लीडरशिप इज ए ह्यूज बोनांजा कि इंडिया प्रेजेंट्स इज बेस्ट फेस फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. राइट राइट. एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंसी है, तो उसकी मीटिंग्स अलग होंगी, वो भी इंडिया में ही होंगी. तो ये कोरिलेट कर सकता है. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिसीजंस होंगे जिनको शायद यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सके, इंप्लीमेंट भले ना हो, ये यहाँ के कुछ डिसीजन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया जा सके अगर पसंद आए इधर के पंचों को. तो ये क्या ग्लोबल इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है दोनों का, और अच्छा फॉर द बेटरमेंट? देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंस्टीट्यूशन है. इट्स नॉट लाइक G20. G20 को आप बुक क्लब की तरह सोचे. आज आपके घर में आ गए सब, हम ये बुक पढ़ेंगे. नेक्स्ट मेरे घर आ रहे हैं तो मैं डिसाइड करता हूं कि कौन सी बुक पढ़ेंगे. तो एक चीज ये कि कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन बिकॉज दे आर पावरफुल पीपल. देखिए, आप भी गए होंगे दूसरे किसी कॉन्फ्रेंसेस में. मैं जैसा एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं तो मैं सिर्फ अपना पेपर प्रेजेंट नहीं करता, मैं बुक स्टोर में जाके एडिटर्स से बात करता हूं, बुक पब्लिशर से मिलता हूं, फिर उस शहर में किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह. तो क्या होता है, अदर इश्यूज आर आल्सो एड्रेस्ड विच इज आउटसाइड द एजेंडा. सो फॉर एग्जांपल, जो बाली में जो G20 का मीटिंग हुई है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वर्ल्ड मीडिया बाइडेन और जी जिनपिंग की मीटिंग को दे रहे हैं, जो G20 की समिट से एक दिन पहले हुई थी, राइट? सो जो साइड लाइन्स में जो चीजें होती हैं, दैट इज समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. राइट राइट. पैनल पे क्या चल रहा है उससे ज्यादा नीचे कॉफी शॉप में जो मीटिंग हो रही है, समटाइम्स दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो सारी चीजें भी होंगी ना इंडिया में. इमेजिन नाउ कि आप 500 पैनल्स चल रहे हैं साल भर में, लेकिन कॉफी शॉप्स में भी तो काफी ज्यादा मीटिंग्स होंगे. सो फॉर एग्जांपल, SCO का एजेंडा इज वेरी डिफरेंट.
एससीओ में वो कंट्रीज होंगे जो G20 में, लाइक पाकिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा, और सारे स्थान होंगे, राइट। सिर्फ रशिया, इंडिया और चाइना आर द कॉमन प्लेयर्स। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एससीओ की मीटिंग के लिए पुतिन आ जाए, क्योंकि दिस इज इंडिया, ही विल फील कंफर्टेबल। पुतिन G20 के लिए नहीं आए थे, बट ही माइट कम टू इंडिया ट्वाइस, हु नोस। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मजे की चीज ये है, आई डोंट नो वेदर पीपल हैव नोटिस्ड, कि शायद इंडिया एक ऐसी ही जगह है जहां सब आ सकते हैं। अगर ये G20 की मीटिंग आप लंदन में रखें तो पुतिन नहीं जा सकते। अब वो नहीं जाएंगे वेस्ट, वो तो इंडोनेशिया में नहीं आए, right? But he might come to India, so India might become the place where important dialogues will take place between opponents, not just partners. Opponents भी आ सकते हैं, because India is connected to all sides, ना। इंडिया चाइना के साथ भी ताल्लुकात है, रशिया के साथ भी है, वेस्ट के साथ भी है। So India might become the place to go if you want to talk to everybody. Right. Or how do you see Modi Jaishankar diplomacy here? क्या ये दोनों के दोनों अगले पूरे साल में एक assertive डिप्लोमेसी खेल पाएंगे? क्या इंडिया के फेवर में रहेगा, या इंडिया किसी न किसी साइड पे रह करके अमेरिकन एजेंडा या कोई और एजेंडा, रशियन एजेंडा ही चला पाएगा, जिस तो तरीके ये से आप हम देख सवाल रहे मेरे, तो ये आखिरी सवाल है मुझे लगता है आपका, हमेशा पूछते हैं यार। इसका आज जवाब मोदी ने खुद दे दिया बाली में। तो उन्होंने कहा कि इंडिया 2014 से पहले और 2014 के बाद बहुत डिफरेंट है इंडिया। और उन्होंने वो कहा अपनी तारीफ तो करेंगे ना सर, हाँ, वो अपनी तारीफ तो करेंगे ना, वो अपनी तारीफ कर रहे थे। जवाब तो सुने। जवाब उनका था, इट इज अ वेरी गुड आंसर एंड आई फुली एग्री विथ हिम, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। उन्होंने कहा कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मोदी, इट इज बिकॉज ऑफ स्केल एंड स्पीड। तो दो चीजें हो गई हैं 2014 के बाद। इंडिया इज ग्रोइंग एट ए फास्टर पेस। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पोस्ट कोविड, राइट। रिकवरी इंडिया की सबसे तेज हो रही, 7-8%, बाद लोग 8 कह रहे हैं, बाद 7 कह रहे हैं, बट 2022 इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी, राइट। दूसरी चीज वो स्केल की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्केल पे इंडिया खेल सकता है, कोई दूसरी मुल्क सिवाय चाइना के नहीं खेल सकती। Like nobody else can say कि we have 100,000 engineers in one city. कोई नहीं कह सकता कि we have 400 million people who can read English or this or that, right? तो India has a scale, जैसे economies of scale और बड़े बड़े projects। तो उन्होंने कहा कि India does not think small anymore. वो बहुत जबरदस्त बात है, right? And I think he has hit the nail, he's hit it on the head। बात सही है कि जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है इंडिया में is the speed of growth and the size of change। लेकिन हाँ, तो इससे दुनिया, अब छोटे मुल्क को ले लें, आप स्वीडन को ले लें, वो तो घबरा जाएगा इंडिया को देखकर। हालांकि स्वीडन की बड़ी इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकली आगे है। अरे स्वीडन एक मोहल्ला है भाई दिल्ली का, उससे दिल्ली के मोहल्ले बड़े होंगे स्वीडन से, राइट। सो इफ इंडिया बिकम्स इवन हाफ एज रिच एज स्वीडन, तो इट यू कैन इमेजिन कि इंडिया में 10-15 लाख स्वीडन हो जाएंगे। तो फॉर द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसा न्यूजीलैंड को ले लें आप, 5 मिलियन है उसकी आबादी। भाई 5 मिलियन तो हैदराबाद कितना हो गया वो। सो हैदराबाद की शायद आबादी उससे ज्यादा होगी। सो दैट इज व्हाई द साइज एंड स्केल ऑफ इंडिया विल इवेंचुअली मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई शक की बात है। क्या ये दोनों के दोनों, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जयशंकर एंड मोदी, ये दोनों के दोनों एक पावर सेंटर बनने के लिए की कोशिश कर रहे हैं, या और दे आर जस्ट फ्लिपिंग साइड्स के हम रशिया की साइड है वहां से तेल लेने के लिए, अदरवाइज जहां पे हमें जरूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर्स की, तो हम अमेरिका के साथ हैं। Are they doing some kind of a game? नहीं, आई थिंक के सी जयशंकर को बनाना एज फॉरेन मिनिस्टर इज, आई थिंक, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट मोदी हैज डन। और सी वो तो इलेक्शन जीत के आ ही नहीं सकते, तो उनको राज्यसभा के थ्रू लेकर आ गया, ठीक है, पिछले डोर से। इट बैक डोर एंट्री है एंड ही डिजर्व।
somebody like Jaishankar should not be giving speeches मुझे वोट दो कहकर. Country should recognize कि ये बहुत ही competent आदमी. Jaishankar has a very good understanding of how the world functions because he has served in some of the most important countries. वो चाइना में भी थे, जापान में भी थे, right? These are very important places. So he has a very good understanding, but he also has a very good understanding of India. तो इंडिया की जो vulnerabilities हैं, इंडिया की जो रशिया के साथ दोस्ती जो हम बात कर रहे हैं ना, that is also India's weakness because of dependence on Russia. अगर रशिया कोलैप्स हो जाता है तो क्या होगा इंडियन एयरफोर्स का, क्या होगा S-400 की सर्विसिंग का, what is going to happen to India's force structure ना. So India is aware कि ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, and I'll guarantee you कि आइंदा से जो मेजर परचेजेस होंगे you will see India diversifying away from Russia. या तो वो मेक एट होम कर लेंगे, they might put pressure on Russia से आपकी पूरी टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफर करें ताकि we can service all these Russian weapons that we have bought and developed. जैसा पाकिस्तान को वो डिपेंडेंट थे अमेरिका से पैसे आए ताकि F-16 की सर्विसिंग हो, वैसा नहीं चाहिए इंडिया. So that is one thing that they are. The second thing, they are also पूरी तरह से समझते हैं कि one of the reasons for India's significant growth is its relations with the US. मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, $250 बिलियन, और जो इन्वेस्टमेंट्स हम कह रहे हैं कि एप्पल आ रहा है, ये आ रहा है, सब अमेरिका के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं. ये these are American firms coming to India. If India becomes the global factory of the world, it will be manufacturing stuff coming from Western countries, उनके companies. तो India understands कि its future development and growth is tied, and Jaishankar understands this very well. और मुझे लगता है कि मैं आपको बताता हूं, हर पॉलिटिकल डिसीजन के दो रिस्क होते हैं, एक पॉलिसी रिस्क और एक पॉलिटिकल रिस्क. सो फॉर एग्जांपल, अगर जयशंकर आके कहते हैं मोदी से कि लेट अस डू एक्स, तो मोदी कहते हैं यस एक्स इज ग्रेट, बट अगर वो पॉलिसी फेल हो गई तो क्या होगा, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से खराब तो नहीं हो जाएंगे. बट वहां पे अमित शाह बैठ के बोलेंगे खैर वो तो छोड़े, हम इलेक्शन भी हार सकते हैं. सो ये जो पॉलिटिकल रिस्क है, आई थिंक जयशंकर डजंट वरी अबाउट दैट. राइट. दैट्स व्हाई द पॉलिसी इज गुड. और जैसा क्रिकेट में कहते हैं ना कि आप अगर कोई प्लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको बैक करें कॉन्फिडेंटली वो खेल सके. सो आई थिंक मोदी इज बैकिंग जयशंकर, एंड सो जयशंकर इज प्लेइंग फ्रीली. Right. And Jaishankar does not have to think about the vote bank. Vote bank के बारे में सोचने की जरूरत है. उनको फिक्र ही नहीं है, वो बात ही नहीं करते वो इन चीजों की. If you notice, even India में भी मैं देखा एक दो, I saw some of his vernacular, मतलब हिंदी में जहाँ तमिल में बोलते हैं वो, he's not talking about these issues at all. मतलब he says कि बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट नहीं है इंडिकेट कर. एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी, ये मेरे ख्याल से इंडिया में पहली बार हुआ है कि पहली बार हुआ है. फाइनेंस मिनिस्टर भी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी, दोनों को वोट बैंक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. दोनों राज्यसभा से हैं. एंड इनफैक्ट निर्मला सीतारमन तो एक करियर पॉलिटिशियन है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये तो ब्यूरोक्रेट थे और डिप्लोमेट थे, और ये तो अभी पॉलिटिक्स बने. बेस्ट ऑफ द बेस्ट IFS से है, बट ही इज आल्सो PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस, याद रखें. राइट. एंड अमेरिका में एम्बेसडर भी थे हमारे. थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और बड़ा अच्छा डिस्कशन था. उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन करा भी, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें निकलनी चाहिए. अभी तो बहुत कम चीजें सामने आई हैं और आएंगी. विल बी डिस्कसिंग देम अगेन. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद. थैंक यू सर, बाय.